आज हम स्टार्ट करते हैं महाद्वीपों की श्रृंखला, जिसमें हम 7 महाद्वीपों को पढ़ने जा रहे हैं। जिसमें पहला एशिया, ये वाला महाद्वीप जो पीले कलर का है वो रसिया है, रसिया। और ये टर्की, सऊदी अरब, ये जो आप एरिया देख पा रहे हो भारत सहित, ये सारा का सारा महाद्वीप है, वो हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ये वाला एरिया जो सारा का सारा ऑस्ट्रेलिया से ऊपर वाला, ठीक है, ये सारा का सारा एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। ये एशिया महाद्वीप भी हम पढ़ेंगे, एशिया। अब ये आपको पता है कि ये एशिया महाद्वीप है वो सबसे बड़ा महाद्वीप है। और कितना प्रतिशत भूमि का हिस्सा घेर रहा है ये? अगर सारी भूमि 100% है तो उसमें से 30.6% एशिया अपना स्थान रखता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको, महत्वपूर्ण आंकड़ा है ये। एशिया 30.6% भाग रखता है। ठीक है, और अफ्रीका ये वाला महाद्वीप है, ये अफ्रीका है। अफ्रीका महाद्वीप ये है, यहाँ से इसकी बाउंड्री है ये वाली। ठीक है, ये वाला यहाँ से इस तरीके से, मेडागास्कर भी इसी के अंदर आता है। ये हमारा अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप है वो विश्व का 2nd नंबर का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और ये कुल स्थलीय भाग है 100% है, उसमें से 20% हिस्सा कवर करता है। ध्यान रखना, 30.6% एशिया और 20% अफ्रीका। अब आगे चलते हैं अपने तीसरे नंबर का महाद्वीप, ये वाला जो आप देख पा रहे हो, ये वाला महाद्वीप है ये। इसका नाम है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप ये 16.3% हिस्सा रखता है। इसका नाम क्या है? तो उत्तरी अमेरिका। और भौगोलिक दृष्टि से ये ग्रीनलैंड किसका भाग है? वो उत्तरी अमेरिका की भाग है। और लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो इस पर डेनमार्क देश का अधिकार है। ठीक है, अब इसके बाद में 16.3% उत्तरी अमेरिका है। और इसके नीचे है दक्षिण अमेरिका, ये वाला हिस्सा देख पा रहे हो आप, इस तरीके से जा रहा है। ये जो नीचे का महाद्वीप है इसका नाम है दक्षिण अमेरिका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप। और ये कितना प्रतिशत भाग रखता है कुल स्थलीय भूमि का? वो रखता है ये 11.8% भाग। 16.3 याद रह जाएगा, ये 30.6 एशिया, 20% भाग भूमि का वो रखता है अफ्रीका, और 16.3% भाग रखता है उत्तरी अमेरिका, और 11.8% भाग रखता है दक्षिण अमेरिका। अब इसके बाद में बात करते हैं, ये नीचे की ओर आपको दिख रहा होगा बर्फ़ जमा हुआ भाग है। यहाँ पे बहुत सारे वैज्ञानिकों की प्रयोगशालाएं हैं, बहुत सारे देश स्थापित कर चुके हैं यहाँ पे प्रयोगशालाएं। और यही भाग है, ये अपना 5वां बड़ा महाद्वीप है, 5वां बड़ा महाद्वीप है, जिसका नाम है इतने प्रतिशत तो ये भाग घेरता है, 9.6
प्रतिशत भाग घेरता है, इसका नाम है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका महाद्वीप है ये, 9.6% भाग घेरता है। उसके बाद में छठे नंबर का जो भाग महाद्वीप के अंदर आता है वो ये वाला हिस्सा है, आप देख पा रहे होंगे इस तरीके की आकृति है। और ये कौन सा महाद्वीप है तो आप सभी जानते हो इसको, ये है यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप है जो कितना प्रतिशत भाग रखता है, 6.5% रखता है पूरे विश्व के स्थलीय भाग का, इतना प्रतिशत भाग है। और उसके बाद में यूरोप के बाद में आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ये रखता है 5.2% भाग कुल स्थलीय भूमि का, इसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। ये अपने को याद रखने हैं ये आंकड़े, ठीक है। 9.6 अंटार्कटिका और 6.5 यूरोप और 5.2 ऑस्ट्रेलिया, इतने प्रतिशत भाग रखता है, ठीक है। ये याद रखना है आपको, इस नक्शे के हिसाब से आपको शायद याद भी रह जाएगा कि फर्स्ट नंबर पर सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है तो एशिया है, ठीक है। उसके बाद में मैं बात करता हूँ सेकंड नंबर का जो महाद्वीप है वो कौन सा है तो वो है अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे नंबर का जो महाद्वीप है वो है उत्तरी अमेरिका। 3 देखो, 3 लिखते ही आपको ऊ सा बन रहा है, तो याद रखना तीसरे नंबर का महाद्वीप कौन सा है तो उत्तरी अमेरिका। चौथे नंबर का महाद्वीप कौन सा है तो वो दक्षिण अमेरिका। और 5वें नंबर का जो महाद्वीप है वो है हमारा अंटार्कटिका। और 6 नंबर का महाद्वीप जो है वो है यूरोप, और 6 पॉइंट भाग रखता है, ये 6.5% भाग रखता है। और 7th नंबर वाला है वो है ऑस्ट्रेलिया, 5.2% भाग रखता है ये महाद्वीप। ये 7 महाद्वीप हैं, विश्व के महाद्वीप हैं ये, और कितना भाग रखते हैं ये आपने को मैंने बता दिया। और आपको याद रखना है इसका प्रतिशत। अब इसके बाद में हम बात करते हैं हमारे इस महाद्वीप के बारे में। आप देख के पहचान चुके होंगे इसको, ये भारत के थोड़ा सा इस तरफ अपने पश्चिम की ओर बढ़ें तो ये दिखता है। इस महाद्वीप का नाम क्या है तो सबसे पहले नाम लिख देते हैं। इस महाद्वीप का जो नाम है वो क्या है, अफ्रीका महाद्वीप है ये। अफ्रीका के बारे में हमें पढ़ना है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण बातों के साथ इसके अफ्रीका महाद्वीप के बारे में, ठीक है। इसका जो उत्तरतम बिंदु है, ठीक है, इसका अक्षांश कौन सा है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये उत्तरतम रेखा है इसकी, और ये वाली जो नीचे बना रहा हूँ मैं आपको, ये वाली इसकी दक्षिणतम रेखा है, यानी दक्षिण बिंदु है इसका, ठीक है। और ये वाली जो रेखा मैंने बनाई है ये इसकी पूर्वी रेखा है, पूर्वी सीमा है इसकी। और ये वाली जो रेखा मैंने बनाई है ये इसकी क्या है, पश्चिमी सीमा है। अब ये पॉइंट बनाए मैंने, अब यहाँ पे कौन कौन सा स्थान है वो आपको याद रखना है। तो ये है, इस बिंदु पे एक शहर है जिसका नाम है रोसबेनसाका, ठीक है, रोसबेनसाका। ये कहाँ है तो याद रखना है ट्यूनीशिया में है, ट्यूनीशिया, ठीक है, ट्यूनीशिया। रोसबेनसाका, ठीक है, ट्यूनीशिया के अंदर है ये। और इधर ये बिंदु पे कौन सा है तो ये है रोस हापुन,
रोज़ हापुन ये है, ठीक है। जो कहाँ पड़ता है ये शहर, ये सोमालिया के अंदर है, सोमालिया के अंदर। सोमालिया किसका देश है, राज्य है, तो अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का एक देश हो सकता है, ठीक है, देश। अब यहाँ पे एक इसका दक्षिणतम बिंदु है इस अफ्रीका महाद्वीप का, जिसको बोला जाता है केप अगुलहास, केप अगुलहास। ये कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर, दक्षिण अफ्रीका देश के अंदर पड़ता है। और इसके बाद में अगर इसका देखें अपने पश्चिमी बिंदु देखें, तो यहाँ पे है, उसका नाम है केप वर्ल्ट, ठीक है, केप वर्ल्ट, जो किस देश में है, तो ये याद रखना सेनेगल देश के अंदर है। ये महत्वपूर्ण तथ्य है। अब इसके यहाँ से एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है इसके उत्तरतम बिंदु से, उत्तरतम जो बिंदु है यहाँ से एक अक्षांशीय रेखा गुजरती है जिसका नाम है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और यहाँ से गुजरती है एक रेखा पश्चिमी बिंदु से, इसका रेखा का नाम है 17 डिग्री पश्चिमी देशांतर। अब आपको पता है ये सारी की सारी जो देशांतर रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं, ये सारी काल्पनिक होती हैं। ये है ना, भूमध्य रेखा के ऊपर की ओर है वो उत्तरी अक्षांश आ जाता है, ठीक है, नीचे की ओर है तो वो दक्षिणी अक्षांश में आ जाता है। भूमध्य रेखा के एक बीच में से एक और गुजरती है 0 डिग्री देशांतर रेखा, उसके इस तरफ वाले भाग को पश्चिमी देशांतर बोला जाता है ना। जैसे मैं आपको बताऊं तो यहाँ से गुजरती हैं, लगभग यहाँ से गुजरती हैं अफ्रीका महाद्वीप के अंदर से। ये वाली रेखा कौन सी है, तो याद रखना 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है, देशांतर रेखा। ये अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ से गुजरती है। अब देशांतर रेखा के इस तरफ ऐसे ऐसे लाइनें बनी हुई हैं ग्लोब के अंदर, आप देखोगे है ना। ये 1 2 3 4 5 6 7 17 नंबर वाली रेखा की सीध में कौन सा है, तो अफ्रीका का ये देश है, कैपवर्ड स्थान है, वो सेनेगल देश का जो, ठीक है। और इस तरफ जाओगे तो भी 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ेगी ये रेखाएं, देशांतर रेखाएं। तो वर्टिकल लाइन जो होती हैं, जो खड़ी रेखाएं होती हैं, वो देशांतर रेखाएं होती हैं, और जो लेटी हुई रेखाएं होती हैं इस तरीके से, वो होती हैं अक्षांश रेखाएं। अब देखो यहाँ से एक रेखा गुजरती है दक्षिण अफ्रीका के मध्य से, जिसका नाम है 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, और उसी का नाम क्या है, भूमध्य रेखा। भी ध्यान रखना, भूमध्य रेखा, ठीक है। अब यहाँ भी अपने को पता चल गया कि ऊपर तो 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश है और इधर 17 डिग्री पश्चिमी देशांतर है। अब कब केप अगुलहास है वो आपको पता है कि ये भूमध्य रेखा गुजर रही है, ये वाली भूमध्य रेखा। तो नीचे की ओर दक्षिण है, तो दक्षिण अक्षांश है नीचे की ओर, 1 2 3 4 इस तरीके से बढ़ रहे हैं ये, 1 2 3 4 इस तरीके से आगे की ओर चल रहे हैं ये। तो अब कौन से नंबर पे आ रहा है ये केप अगुलहास, वो आपको याद रखना है, 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में है ये। केप अगुलहास से ये रेखा गुजरती हैं, या ठीक है, कौन सा अक्षांशीय स्थिति है इसकी, तो ये अफ्रीका महाद्वीप की अक्षांशीय स्थिति है।
और यहाँ से जो रेखा गुजरती है रोस हापुन से, वो है 51 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ठीक है, ये याद रखना है। ये इसकी स्थिति के बारे में हमने चर्चा की, फिर अफ्रीका महाद्वीप है उसकी स्थिति कैसी है। और अब एक महत्वपूर्ण बात ये याद रखनी है आपको कि अफ्रीका जो महाद्वीप है, ये वाला, ये अफ्रीका महाद्वीप, ये अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, जनसंख्या की दृष्टि से देखो, भले ही क्षेत्रफल की दृष्टि से देखो, ठीक है, जनसंख्या व क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कितने नंबर का महाद्वीप है? ध्यान रखना, विश्व का दूसरा नंबर का महाद्वीप है, सेकंड नंबर का महाद्वीप है, दोनों दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से देख लो, भले ही जनसंख्या की दृष्टि से देख लो। अब देखो, ये एकमात्र महाद्वीप है, एकमात्र, वन एंड ओनली एकमात्र महाद्वीप है ये, ठीक है, जिससे सुनना ध्यान से, भूमध्य रेखा भी गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है, ठीक है, और क्या गुजरती है? भूमध्य रेखा भी गुजरती है, 0 डिग्री देशांतर रेखा भी गुजरती है, और क्या गुजरती हैं? तो इधर की ओर है 23.5 डिग्री, यानी जिसको कर्क रेखा बोला जाता है, कर्क रेखा भी गुजरती है, और नीचे वाली 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश होता है, उसको बोला जाता है मकर रेखा। ये सारी गुजरती हैं, ठीक है, समझ में आ रही बात? तो एकमात्र महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा गुजरती हैं, मकर रेखा गुजरती हैं, भूमध्य रेखा गुजरती हैं, 0 डिग्री सांसीय रेखा भी, देशांतरीय रेखा भी गुजरती है, ठीक है। आगे बात समझ में, ये महत्वपूर्ण बात थी इसके बारे में। अब एक और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ इसकी, वन एंड ओनली, यानी एकमात्र ये महाद्वीप है, उस बात में भी अब आप देख पाओगे कि ये यहाँ से गुजर रही है। ये अपने विश्व के स्तर पर देखें पूरे को, तो पूरे विश्व के स्तर पर देखें तो अपने आप देख पा रहे हो, ये रेखाओं में व्यक्त किया गया है पूरे लोकेशन बताने के लिए सभी को। तो ये वाली जो है, ये जो रेखा जा रही है, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये है भूमध्य रेखा 0 डिग्री, इसको बोला जाता है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा 2 गोलार्धों में व्यक्त करती है, ये उत्तरी गोलार्ध है, ठीक है, ये उत्तरी गोलार्ध है, और ये दक्षिणी गोलार्ध है, ओके। अब इसके बाद में एक महत्वपूर्ण बात जो आप समझेंगे, ये है हमारी 0 डिग्री देशांतर रेखा, ठीक है, ये थोड़ी सी इधर हो गई है, ये वाली अपनी 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, क्योंकि ग्लोब के ऊपर देखो 2 ही प्रकार की रेखाएं हैं, एक तो है खड़ी और एक है लेटी हुई, जिसको बोलते हैं खड़ी रेखाओं को वर्टिकल लाइंस, और ये लेटी हुई को हॉरिजेंटल यानी क्षैतिज रेखाएं, ठीक है, ये 0 डिग्री। अब
देशांतर रेखा इस गोलार्ध को पूरी पृथ्वी को दो हिस्सों में बांट रही है। इधर वाले हिस्से को बोला जाता है क्या, कौन सा गोलार्ध बोला जाता है, तो याद रखना पश्चिमी गोलार्ध। ये है पश्चिमी गोलार्ध। और ये वाला कौन सा है, इधर वाला, तो आपको पता होगा पूर्वी गोलार्ध। अब आप देख पाएंगे कि जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, ये वाला महाद्वीप है जो अफ्रीका, ये एकमात्र महाद्वीप आपको नज़र आएगा जो चारों गोलार्धों में स्थित है। एकमात्र ये महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों में स्थित है। ठीक है, ये भी याद रखना, इसका महत्वपूर्ण बात ये थी इसकी कि चारों गोलार्धों में स्थित है ये महाद्वीप। ठीक है, चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप है ये, याद रखना। तो इसकी महत्वपूर्ण सेकंड बात आपको बता देता हूँ, किसकी, अफ्रीका की चारों गोलार्धों में स्थित महाद्वीप। चारों गोलार्ध में स्थित महाद्वीप, ये याद रखना है आपको। और इसके बाद में हम बात करते हैं इसकी अक्षांशीय विस्तार की। तो इस अफ्रीका महाद्वीप का जो अक्षांशीय विस्तार है, आपको पता ही है 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 34 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। और इसका देशांतरीय विस्तार है, वो आपको याद रखना है। देशांतरीय विस्तार है इसका, देशांतरीय विस्तार है वो है 51 डिग्री पूर्वी देशांतर से, 51 डिग्री पूर्वी देशांतर से 17 डिग्री पश्चिमी देशांतर, पश्चिमी देशांतर। ये है इसका अफ्रीका महाद्वीप के बारे में महत्वपूर्ण बात। अब इसके बिंदु पूछे जाएं तो कई बार पूछ लिए जाते हैं, उत्तरतम बिंदु कौन सा है, तो रोस बेंसाका है जो ट्यूनीशिया के अंदर है। और इसका दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो केप अगुलहास है जो दक्षिण अफ्रीका के अंदर है। और इसका पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो वो है रोस हापुन। और इसका पश्चिमी बिंदु कौन सा है, तो आपको याद रखना है कैप वर्ड, ये वाला स्थान है। अब इसके अंदर सबसे ऊंचा भाग है एक, जिसका नाम क्या है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा भाग या सर्वोच्च चोटी है जिसका नाम है किलीमंजारो, किलीमंजारो। ठीक है, किलीमंजारो। ये एक चोटी है यहाँ पे जिसका नाम है किलीमंजारो। जो कहाँ है, तंजानिया देश के अंदर है, तंजानिया देश के अंदर है। और कितनी इसकी ऊंचाई है, तो 5995 मीटर, इतनी ऊंची है, सबसे ऊंचा स्थान है। और अफ्रीका महाद्वीप का सबसे नीचा स्थान है, वो है यहाँ पे एक झील है, झील के अंदर है वो स्थान, सबसे नीचा स्थान है जिसका नाम है असाल झील। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है ये, इसका नाम क्या है, तो याद रखना असाल झील। ये सबसे गहरा बिंदु है, अफ्रीका महाद्वीप का, सबसे गहरा बिंदु है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे गहरा बिंदु है, अफ्रीका महाद्वीप का, 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 सबसे गहरा बिंदु है जो कहाँ है, किस देश में है,
तो जिबूती के अंदर है। जिबूती अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है जिसका नाम जिबूती है, उसके अंदर है ये सबसे गहरा बेल्ट। ठीक है, इतनी बात आशा करता हूँ समझ में आई होगी। और जो ये पर्वत चोटी है ना किलिमंजारो, इस पे ना एक मृत ज्वालामुखी भी है। इसके ऊपर एक मृत ज्वालामुखी भी है, याद रखना। इसके ऊपर एक मृत ज्वालामुखी भी है। और एक महत्वपूर्ण बात और बता देता हूँ मैं, इसकी जो ढलान है ये वाली, इसकी ढलान के ऊपर कॉफ़ी की खेती की जाती है। इसकी ढलान के ऊपर कॉफ़ी की खेती की जाती है। और किस जनजाति के द्वारा की जाती है ये खेती, उसका नाम याद रखना है, छग्गा जनजाति के द्वारा। छग्गा जनजाति इस किलिमंजारो पर्वत के ढलान वाले क्षेत्रों में क्या करती है, कॉफ़ी की खेती करती है। वो याद रखना है इस चीज़ को। अब देखो ये भूमध्य रेखा है, अपने आगे समझते हैं इसको। ये भूमध्य रेखा है, हमने गोलार्धों में भी व्यक्त कर लिया, सारा समझ लिया अच्छे से। अब हम थोड़ा सा और नई नई बातों को और समझते हैं, फिर अपने नोट्स पढ़ेंगे। ये वाला जो है वो कौन सी रेखा है, तो आपको पता ही है 0 डिग्री भूमध्य रेखा है, 0 डिग्री अक्षांशीय रेखा है, या भूमध्य रेखा बोलते हैं इसको, भूमध्य रेखा है। ठीक है, अब इस भूमध्य रेखा के यानी 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम तो होगा इसका नाम क्या होगा, 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसका नाम होगा 10 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। इस एरिया के अंदर जो ये एरिया बनाया है मैंने, ये वाला 0 डिग्री भूमध्य रेखा से 10 डिग्री ऊपर और 10 डिग्री नीचे, ये वाला एरिया बनाया मैंने। इस एरिया के अंदर घने वनों का विकास हो चुका है। ठीक है, घने वनों का विकास हो चुका है। कारण क्या है, क्योंकि यहाँ पे सर्वाधिक बरसात होती है और यहाँ पे क्या होता है, घने वनों का विकास हो चुका है इस एरिया के अंदर। इस एरिया के अंदर क्या है, सबसे ज़्यादा घने वन इस एरिया के अंदर। और इन वनों का नाम दिया जाता है, इन वनों का नाम होता है विषुवतीय वर्षा वन। ये याद रखना, वर्षा वन कहलाते हैं ये, विषुवतीय वर्षा वन कहलाते हैं ये। ठीक है, और एक खासियत और है, यहाँ पे जैव विविधता यानी बहुत अलग अलग प्रकार के जो जीव जंतु हो गए, ये पेड़ पौधे हो गए, वो जैव विविधता है, यानी विभिन्नता उसके अंदर अलग अलग विभिन्नताएं हैं। वो पेड़ पौधों में ले लो, भले जीव जंतुओं में ले लो, वो सबसे ज़्यादा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। जैव विविधता प्रचुर मात्रा में पाई जाती है यहाँ। ठीक है, ध्यान रखना। और इसी क्षेत्र के अंदर मैं बात करता हूँ मैं, इसी क्षेत्र के अंदर, ठीक है, इसी क्षेत्र के अंदर यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसी क्षेत्र के अंदर एक जनजाति के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, एक जनजाति के लोग पाए जाते हैं, जिसका नाम क्या है, इस जनजाति का, इसी क्षेत्र में पाई जाने वाली जो जनजाति है उसका नाम क्या है, तो याद रखना पिग्मी
और एक पहले मैंने जनजाति बताई थी जो आपको तंजानिया के अंदर किलिमंजारो पर्वत के ढलानों में खेती करती है। उस जनजाति का नाम क्या था? तो छग्गा जनजाति, याद रखना ये मेरी बात। यहाँ पे छग्गा जनजाति काम करती है और 0 डिग्री से 10 डिग्री ऊपर और नीचे एक जनजाति पाई जाती है, घने वनों के अंदर पाई जाती है, ये निवास करती है। और इनका कद कैसा होता है? छोटे कद वाले होते हैं। पिग्मी कैसे होते हैं? तो याद रखना इनका कद कैसा होता है? छोटा कद होता है, छोटा कद होता है इनका। और ये जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो इस एरिया में छग्गा जनजाति पाई जाती है, किलिमंजारो के ढलानों के ऊपर कॉफ़ी की खेती करती है। ठीक है, अब आपको ये बात पता होनी चाहिए महत्वपूर्ण, एक जनजाति और भी है जो सहारा मरुस्थल के अंदर पाई जाती है, सहारा मरुस्थल के अंदर। ठीक है, देखो यहाँ पे 20 डिग्री से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश के मध्य यहाँ पर एक मरुस्थल पाया जाता है अफ्रीका के अंदर, जिसका नाम क्या है? सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल। जहाँ पे यहाँ पे भी एक जनजाति पाई जाती है जिसका नाम है बद्दू जनजाति, बद्दू जनजाति। ठीक है, बद्दू जनजाति पाई जाती है यहाँ पे। दोबारा लिख देता हूँ, बद्दू। ठीक है, बद्दू जनजाति पाई जाती है, ये याद रखना आप लोग। और महत्वपूर्ण बात ये है कि 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश से और 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसके मध्य में ना एक घास भूमि पाई जाती है जिसका नाम है सवाना घास भूमि, सवाना घास भूमि पाई जाती है यहाँ पर, सवाना घास भूमि। ठीक है, और इधर भी यही कंडीशंस है, यानी 20 डिग्री है ना यहाँ पे भी सवाना घास भूमि पाई जाती है, इस एरिया में भी सवाना घास भूमि पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैसी घास भूमि है? तो याद रखना ये एक उष्णकटिबंधीय घास भूमि है। कौन सी? सवाना वाली। ये कौन सी घास भूमि है? तो उष्णकटिबंधीय घास भूमि पाई जाती है, उष्णकटिबंधीय घास भूमि पाई जाती है प्रकार की। और कहाँ पाई जाती है? तो ध्यान रखना 10 डिग्री से 20 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। किस महाद्वीप के अंदर पाई जाती है? तो याद रखना अफ्रीका महाद्वीप के अंदर सवाना घास भूमि पाई जाती है। 10 डिग्री से अक्षांश से लेकर के 20 डिग्री अक्षांश के मध्य, भले दक्षिणी ले लो भले उत्तरी अक्षांश ले लो। और एक महत्वपूर्ण बात इसके बारे में, ठीक है, और ना एक चीज़ और बताता हूँ मैं आपको कि यहाँ से इस विषुवतीय जो वर्षा वन पाए जाते हैं, जहाँ से यहाँ से एक नदी निकलती है इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी। ये भी महत्वपूर्ण बात है जो आपको याद रखनी है कि ये एक नदी निकल रही है यहाँ से जिसका नाम है कांगो या जायरे नदी। ठीक है, जायरे नदी सवाना घास भूमि होगी। अब सवाना घास भूमि के लिए एक महत्वपूर्ण बात और बताता हूँ, सवाना घास भूमि, सवाना घास भूमि। अब ये क्या है याद रखना है, पहला बिंदु इसका कि ये जो भूमि है ना, ये विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है, विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है, सबसे बड़ी घास भूमि है। और कैसी है? उष्णकटिबंधीय घास भूमि है।
ठीक है। अब यहाँ क्या होता है, यहाँ ना विशाल आकार के जंतु पाए जाते हैं इस घास भूमि के अंदर, ठीक है। जैसे जैसे नाम लेता हूँ मैं, तो इस सवाना घास भूमि के अंदर पहली बात तो उष्णकटिबंधीय है, दूसरी बात हमने पढ़ी ये विश्व की सबसे बड़ी घास भूमि है। और इसके अंदर कौन कौन पाया जाता है, तो इसके अंदर आके रहते हैं कौन कौन से जंतु रहते हैं, तो शेर रहता है, हाथी रहता है, और जिराफ भी पाए जाते हैं, और ज़ेब्रा भी पाए जाते हैं, ठीक है। यह जो घास भूमि है, ये घास भूमि है वो कहाँ है, कहाँ, दोनों गोलार्धों के अंदर है। उत्तरी गोलार्ध में भी है और दक्षिणी गोलार्ध में भी है सवाना घास भूमि। और किस महाद्वीप के अंदर है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अब इसके बाद में हम बात करते हैं वेल्ड घास भूमि की। वेल्ड घास भूमि, ये जो दक्षिणी अफ्रीका है, ठीक है, दक्षिणी अफ्रीका है, जानते हो आप, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है दक्षिणी अफ्रीका, ठीक है। ये दक्षिणी अफ्रीका है, उसके अंदर ना एक घास भूमि पाई जाती है जिसका नाम है वेल्ड घास भूमि। याद रखना, ये वेल्ड घास भूमि ये पाई जाती है यहाँ दक्षिणी अफ्रीका के अंदर, ठीक है, इस देश के अंदर। अब ये कैसी घास भूमि है, तो ये तो देखो सवाना जो है वो उष्ण है, यानी गर्मी के अंदर बनी हुई घास भूमि है। और ये क्या है, ये है शीतोष्ण घास भूमि या शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि है। अब ऐसा क्यों है, तो आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हो कि मकर रेखा है, मकर रेखा, ये वाली मकर रेखा, मकर, ठीक है, मकर रेखा, ये वाली जो डैश जा रही है ना, ये मकर रेखा है। मकर रेखा 23.5 डिग्री वाली रेखा है, और इसके नीचे अंटार्कटिक वर्त पाया जाता है जो 66 डिग्री रेखा होती है, 66.5 डिग्री रेखा होती है, वो अंटार्कटिक वर्त के ऊपर होती है, ये वाली रेखा, ये 66.5 डिग्री आर्कटिक सर्कल है, यानी अंटार्कटिक वर्त है ना, अंटार्कटिक वर्त वाली रेखा है, ये वर्त पाया जाता है। और इसके मध्य में सुनना ध्यान से, मकर रेखा और इसके मध्य जितनी भी घास भूमियाँ होंगी वो कैसी प्रकृति की होंगी, शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकृति की होंगी, याद रखना ये। और 0 डिग्री और 23.5 डिग्री, 0 डिग्री जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, इनके मध्य की जो घास भूमि होगी वो कैसी होगी, उष्ण कटिबंधीय होगी, ये ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण बात है। और वेल्ड घास भूमि कैसी है, शीतोष्ण कटिबंधीय है। अब यहाँ पे किसका पालन किया जाता है, तो महत्वपूर्ण बात दूसरी है कि इस घास भूमि के अंदर मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, ठीक है, मेरिनो भेड़ का पालन किया जाता है, ये महत्वपूर्ण बात है इसकी, ठीक है। अब आगे हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे सहारा मरुस्थल के बारे में, और अफ्रीका के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं हैं, मरुस्थल हैं, और है ना, घास भूमियाँ हमने देख ली हैं, झीलें हैं इसकी, ये सारी की सारी अपने, और कुछ महत्वपूर्ण देश हैं और नदियाँ हैं, झीलें हैं, वो सारी की सारी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। वो क्लास आपकी थोड़ी सी लंबी रहने वाली होगी,
ठीक है, धन्यवाद।